नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे, जो किला आपको दिखाई दे रहा है, यह है मेहरानगढ़ का फोर्ट या जो मेहरानगढ़ का किला है वो। और आज हम मेहरानगढ़ के किले में ही उपस्थित हैं और आज हम मेहरानगढ़ किले की जो है सैर करेंगे। उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएँ हैं, यहाँ से संस्कृति से जुड़ी हुई हमारी कौन कौन सी बातें हैं, उन सभी के बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे। तो इस किले के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका निर्माण राव जोधा ने मई 1459 में करवाया गया था। और जैसा कि आप इसके बाहर का ये जो परकोटा देख रहे हैं, यानी जहाँ चारों ओर की दीवार देख पा रहे हैं, ये जो दीवार है इसका निर्माण राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। और अब हम इस किले के अंदर जाएंगे और किले के इतिहास से जुड़ी हुई सभी जो बातें हैं उनके बारे में हम जो है आज पूरी जानकारी लेंगे। और इस किले के बारे में कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया तो इसमें राजा राम भामी नामक एक व्यक्ति हुआ जिसकी बलि दी गई थी। उनकी भी स्मारक इस किले में बना हुआ है। उसके बारे में पूरी कहानी हम अभी जानने वाले हैं, पूरी लाइव जानकारी हम लेंगे। तो आप देखते रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। ये सभी साथी हैं और अभी हम जो है इन साथियों के साथ जो पीछे की तरफ आपको ये किला दिखाई दे रहा होगा, इस किले में अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और अब हम चलते हैं किले के अंदर की तरफ। तो आप देखिएगा किले में अंदर चढ़ने का दृश्य किस प्रकार से दिखाई देता है। सभी साथियों के साथ में हम जो है किले की तरफ एंट्री कर रहे हैं। और ये जो ऊपर आप सामने की तरफ कैमरामैन से आग्रह वो दिखाए, जो इसका परकोटा दिखाई दे रहा है, ये परकोटा मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, ये जो परकोटा है इसका निर्माण जो है वो राव मालदेव के द्वारा, जब उन्होंने इस किले में रहे वो, और उस समय उन्होंने इस किले का जो है निर्माण करवाया। और ये सभी साथी जो हैं वो किले की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और अभी हम भी किले में पहुँचते हैं और वहाँ से आगे हम जो है इस किले के बारे में जानते हैं। इसी के साथ एक ज़रूरी जानकारी दे दूं कि मास्क के बगैर इस किले में अलाउ नहीं है, इसलिए मास्क दो गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इसके साथ हम किले की ओर रवाना होते हैं। अभी हम किले के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि इधर आपको ये दिखाया जाए, जैसे कि आप नज़दीक से हम देख पा रहे हैं आप कि ये जो सामने किले का पूरा परकोटा दिखाई दे रहा है, यानी चारों तरफ की दीवार दिखाई दे रही है। और उधर सामने की तरफ कैमरामैन दिखाएँ, जो सामने की तरफ आपको देखिएगा, यहाँ जो मकान है वो नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। और इस कारण ही जो जोधपुर है उसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है ना। नीला शहर के नाम से किसे जानते हैं, तो वो जोधपुर शहर को जाना जाता है। और इधर से आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो पूरा शानदार एक दृश्य मेहरानगढ़ किले का दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि उसका पूरा जो परकोटा है वो अच्छी तरीके से दिखाई दे पा रहा होगा। दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि कैमरामैन घुमाकर दिखाएं कि सामने की तरफ एक पहाड़ी भी है और उस पहाड़ी के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा माता का मंदिर भी बना हुआ है। और इससे हम किले के अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये किले के हम मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। जिस दूसरी तरफ कैमरामैन दिखाए, यहाँ पर एक छतरी भी बनी हुई है और छतरी के पास में इधर गणेश जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, उनके पास में एक छोटी सी छतरी भी बनी हुई है। और ये जो आप पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे, ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। और अब हम मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुँच चुके हैं और वहाँ से हम किले के अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। तो आप देखते रहिएगा, आज हम पूरा इस किले का जो लाइव वर्णन है वो आपको दिखाया जाएगा। और ये जो पहला गेट है जिसको आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे, इस पर बहुत ही अच्छी चित्रकारी और कलाकारी की गई है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये है इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार चुके हैं। और किले में आप जैसे ही अंदर प्रवेश करते हो तो आपको सामने दिखाई दे रही होगी ये छतरी बनी हुई है, किसकी है तो हम इसके बारे में देखते हैं। ये भूंका के ठाकुर थे सोडा किरत सिंह जगमालोत की छतरी है। महाराजा मानसिंह के समय जयपुर की सेना का प्रतिरोध करते हुए ये विक्रम संवत 1464 को मिति सावण बदी दूज को रासोलोई के मोर्चे पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा।
और ठाकुर कीरत सिंह सोडा की स्मृति में और उनकी याद को जो है जिंदा रखने के लिए इस छतरी को बनाया गया है। जो आप जब जैसे ही किले के अंदर एंट्री करोगे तो एंट्री करते ही आपको सामने जो पहली छतरी दिखाई देती है, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे, ये जो छतरी है वो किसकी है? कीरत सिंह सोडा की छतरी। और अब हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये किले का अंदर प्रवेश करने का द्वार है और वहाँ से हम किले की तरफ चलते हैं। अब हम देखिए किले के अंदर प्रवेश कर गए हैं और आपको ये पीछे का जो है पूरा दृश्य दिखाई दे रहे हैं और इन सभी साथियों के साथ में हम अंदर एंटर कर चुके हैं और अभी हम यहाँ से चलते हैं, आपको दिखाई जाएगी ये संत भूरे खां की मजार है। और ये कौन थे तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, जो है जयपुर व बीकानेर के फौजी ने जोधपुर दुर्ग पर घेर डाला। उस समय शहीद एवज अली साकित रेवाड़ी दुर्ग में एक फौजी टुकड़ी का अफसर था। इस टुकड़ी में शहीद भूरे खां भी एक वीर योद्धा था जिसने बड़ी वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। करूँगा कि ऊपर से देखिए कितना शानदार दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आप देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार दृश्य जिसमें बहुत सारे शानदार झरोके जो है वो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। ये सामने की तरफ आप एक दरवाज़ा देख रहे हैं, ये कहाँ से लाया गया और यहाँ इसको क्यों सुरक्षित रखा गया है, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। अभी आपने जो दरवाज़ा देखा, उस दरवाजे यानी उसकी क्या महत्वपूर्ण इतिहास में जानकारी है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। कैमरामैन से आग्रह है कि वो इसको कैमरे को पास में करके आपको दिखाए। किले की शकील पर तोपों के जो निशान, यह भी किला आपने देखा होगा, उसमें दिखाई आपको दे रहे थे तोपों के जो है निशान। जोधपुर के प्रधान पोखरण ठाकुर सवाई चपावत सिंह के कहने पर जोधपुर के महाराजा मान सिंह के विरुद्ध जयपुर के महाराजा जगत सिंह पर चढ़ाई कर दी, यानी इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था। यानी जो अभी हमने दरवाज़ा देखा था उसके ऊपर आपने अगर आपने ध्यान से देखा तो उसके ऊपर तोपों के निशान बने हुए, वो कब बनाए गए उसके बारे में ये जानकारी पूरी दी गई। किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और किले के आपको यहाँ से सामने दिखाई दे रहा होगा ये पूरा जो परकोटा है जिसको आप देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत ही शानदार पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। और इसके अलावा देखो हम कला संस्कृति में जब पढ़ते हैं तो आप उसमें वाद्य यंत्र पढ़ते हैं और वाद्य यंत्र में एक रावण हत्था वाद्य यंत्र पढ़ते हैं आप, तो वो यहाँ एक कलाकार हैं जो इसको बहुत ही शानदार तरीके से बजा रहे हैं, जैसा कि आप सुन भी पा रहे होंगे। बजाइए। ये देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी शानदार आवाज़ आ रही है और ये किस प्रकार बजाया जाता है तो आप इसमें देख भी रहे होंगे। अब हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है और ये कैसे बजाते हैं। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्था। रावण हत्था। इसमें कितने तार लगे होते हैं? 17। इसके अंदर जो 17 तार, जैसा कि कैमरामैन से आग्रह करूंगा इसको पास में दिखाए, ये यहाँ खूंटियाँ लगी हुई है और इन खूंटियों के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ये 17 तार होते हैं और इनके माध्यम से इसको बजाया जाता है। तो ये रावण हत्था वाद्य यंत्र, जो कि जब हम पढ़ते हैं कि बाबूजी और रामदेव जी की जब फड़ का वाचन किया जाता है उस समय भी ये जो वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है, जो कि अभी आपने देखा। अब हम चलते हैं किले के अंदर की तरफ। ये हमारे गुरुजी और साथी आगे बढ़ते हुए किले के अंदर। इस किले के दूसरे द्वार पर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और उधर से हम जो है किले के अंदर एंट्री करते हैं। किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये जो मैंने जैसा कि पहले आपको भी बताया और आपने पढ़ भी रखा है कि ये जो मेहरानगढ़ का किला है ये राव जोधा ने बनाया था और आप सामने देख पा रहे होंगे राव जोधा जी का फलसा 1459 एडी यानी 1459 के अंदर मई 1459 में इसको उन्होंने बनाया था। और इसके अंदर कहते हैं एक व्यक्ति की बलि भी दी गई थी जिसका नाम राजा राम था। उनके स्मृति के अंदर यहाँ पर उनका भी एक स्थान बनाया गया है, तो हम उसको देखते हैं।
एक कहानी प्रचलित है कि इसके निर्माण के समय इसमें जो आप सामने देख रहे होंगे राजा राम मेघवाल, इनकी स्मृति में ये बना हुआ है, क्योंकि इनकी बलि जो है वो इस किले के अंदर दी गई, यानी इनको जिंदा जो है नींव में चिनवा दिया गया था। इस कारण ही शहीद राजा राम का स्मृति स्थल इसके अंदर बना हुआ है, जो कि राव जोधा जी का जो कलसा है और मुख्य प्रवेश द्वार है उसके बिल्कुल सामने की तरफ बना हुआ है। ये स्वागत करते हुए ये मस्ती करते हुए बाती द्वार से हम किले के अंदर जो है प्रवेश कर चुके हैं, और जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे एक बेहतरीन कलाकारी जो कि यहाँ के कारीगरों के द्वारा की गई है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रही है। कैमरामैन आपको पास में कर दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये बाहर से किले का इस प्रकार से नज़ारा जो है वो दिखाई देता है। ये जो आप सामने एक चौक दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है श्रृंगार चौक। इस पर जोधपुर के राठौर शासकों का राज तिलक मिला था। हमारे के किले में है। और श्रृंगार चौरी की बात करूं तो वो चित्तौड़गढ़ के किले में। अब हम पढ़ते हैं इसको किसने बनाया। जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, कैमरामैन से आग्रह इसको बिल्कुल पास में करके दिखाए। यह है श्रृंगार चौक, राठौर शासकों का राज तिलक स्थल है। और श्रृंगार चौक 3 तरफ से सुंदर लाल पत्थरों से बनाया गया, जैसा कि अभी आपने कैमरे में देखा। और नक्काशीदार झरोखों वाले महल से घिरा हुआ है। नक्काशीदार महल, कैमरामैन से आग्रह ऊपर दिखाए। ये जो महल बने हुए हैं, इन महलों की बात कर रहा है, जो कि तीनों तरफ इसके बने हुए हैं। ये आपने देखा, ये जो अभी आपने देखा, ये इन महलों से घिरा हुआ है और उनके बीच में बना हुआ है। ये लाल पत्थरों से सुसज्जित एवं इन झरोखों को देखने पर लकड़ी पर खुदाई करके लाल रंग किए हुए प्रतीत होता है, लेकिन ये लाल पत्थर से नक्काशीदार, यानी आपने अभी जो देखा ये किससे बना हुआ है, लाल पत्थरों से। ऐसा लगता है जैसे लकड़ी से बनाया गया है, लेकिन ये किससे बना हुआ है, तो लाल पत्थरों से इस पर शानदार जो है वो झरोखे या कढ़ाई की गई है। अभी हमने किले के अंदर प्रवेश किया और सामने की तरफ आपको देख पा रहे होंगे कि हाथी का ओदा, यानी जब राजा महाराजा कहीं जाते थे तो हाथी के ऊपर इसको रखकर बैठने के लिए काम आते थे। ये विभिन्न प्रकार के ओदे यहाँ रखे हुए हैं, और इसके बिल्कुल पास में करके दिखाइए। हाँ, ये लकड़ी हाथी का ओदा है, लकड़ी की फ्रेम से उभरा हुआ, यानी जो कि सामने आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। इस पर चांदी की पॉलिश की गई है, यानी जो पॉलिश आपको दिखाई दे रही है ये चांदी की हुई है। और इस परत को लता, फूल आदि उभरी हुई कलाकृतियों से सजाया गया है, यानी ये जो यहाँ कलाकृति आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। अब यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ओदे आपको दिखाए जाएंगे। इसके अलावा कैमरामैन से मेरा आग्रह है कि इस हाथी का जो ओदा है उसकी दीर्घा होती है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है। आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। और कई बार ऐसा सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसके हाथी का जो ओदा था या जो हाथी को चलाने वाला था उसको क्या कहा जाता था। जैसे इसमें लिखा हुआ है महावत, तो हाथी को चलाने वाला जो था उसको महावत कहा जाता था। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसके अंदर बहुत सारी बात आपको मिलेगी। जैसे भारतीय महाकाव्यों में हाथी को गज, नाग, द्वीप, हस्ती, करेणु, दंती आदि नामों से भी जाना गया है। इस प्रकार की जानकारी आप इसको जो है पढ़कर ले सकते हैं। इसके अलावा देखो और इसमें क्या बताया गया है, प्रस्तुत दीर्घा में हाथी ओदों के सर्वश्रेष्ठ नमूने प्रदर्शित है, यानी अभी जो हम आपको दिखाएंगे आगे, जो देश में अपनी तरह का एक अद्भुत संग्रह है। प्रदर्शन स्थल में एक अमूल्य तथा अद्भुत चांदी का हाथी का ओदा भी है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह को 18 दिसंबर 1657 को सम्मानित करने हेतु उपहार स्वरूप प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त भी यहाँ कई महत्वपूर्ण हाथी के ओदे विद्यमान हैं, जिनको आगे हम पढ़ेंगे। तो आप इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर हम आगे चलते हैं। अन्य जो हाथी के बने हुए ओदे हैं उनको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारे सभी साथी हैं और ये एक अन्य हाथी का ओदा जो यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद में ये हाथी के ओदे का प्रकार एक विभिन्न और प्रकार है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही शानदार है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इस प्रकार का भी हाथी का ओदा होता था। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं तो आपको साथ में दिखाई दे रहा होगा। हाथी का ओदा यानी इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी आप इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं।
ये एक हाथी का औदा आप देख पा रहे होंगे, जिसकी क्या विशेषता है तो देखो ये लकड़ी से निर्मित है, यानी इसका जो फ्रेम है आप जैसा कि देख पा रहे हैं लकड़ी से निर्मित बना हुआ है और इसमें दर्पण लगाए गए हैं, यानी शीशे इसमें लगाए गए हैं। पूरे फ्रेम पर सोने का पानी चढ़ाया गया है, जो इसके ऊपर आप इस प्रकार से, अभी तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, पहले के काल में था, अभी जो कि खराब हो गया है, लेकिन ऐसा चढ़ाकर इसको बनाया गया है। एक अन्य औदा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पर भी लिखा हुआ है कि लोहे की फ्रेम में उभरी हुई लकड़ी है और मोटी परत के साथ बना हुआ है, लताओं के 4 पत्ती फूल, जो ये आप इसको पढ़कर देख सकते हैं किस प्रकार हाथी का औदा होता है। ये हाथी का एक अन्य औदा जो चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये सभी हाथी के औदे जिनको आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, सामने देखो बना हुआ है। अब हम जो है जो राजा महाराजा या जो रानियां थी उनके जो पालकी स्थल है वहाँ पहुँच चुके हैं, और ये पालकियाँ क्या थी तो मैं कैमरामैन से आग्रह है कि इसको पूरा दिखाए। पालकी 20वीं सदी की दूसरी तिमाही में तक उच्च वर्ग की महिलाओं को यात्रा का लोकप्रिय साधन था, यानी जैसा कि आप ऊपर चित्र भी देख पा रहे हैं। विशेष अवसरों पर पुरुष सदस्यों द्वारा भी पालकी का प्रयोग किया जाता था। छोटी पालकियों को डोला या डोली कहा जाता था। महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखना इनको। एक पालकी के लिए 8 वाहकों की आवश्यकता होती थी। एक समय में 4 वाहक पालकी को ढोते थे और 4 विश्राम करते थे। इन वाहकों को मेहर कहा जाता था, यानी पालकी जो ढोने वाले थे उनको क्या कहते हैं, मेहर कहा जाता था। और ये लोग अधिकतर पूर्वी भारत से बुलाए जाते थे, वहाँ से यहाँ आते थे। ये पालकियाँ लोहे या लकड़ी की बनी होती थी, जिनमें हाथी दांत, सोने चांदी की बेशकीमती पत्थर और जवाहरातों का काम भी किया जाता था। कई पालकियों में चित्रकारी भी की जाती थी, जैसे कि देवी देवता, पशु पक्षी इत्यादि। लंबी यात्रा पर काम आने वाली स्त्रियों की पालकियाँ अधिकतर ढकी होती थी। ये पालकी आवरण अपने आप में कुशल कलाकृति का उदाहरण है। तो अभी हम जो आपको विभिन्न प्रकार की पालकियाँ थी उनके बारे में आपने पढ़ा, अब आपको दिखाते हैं कैसी कैसी पालकियाँ थी। तो आप सामने की तरफ एक पालकी देख पा रहे होंगे। इस पालकी के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। ये एक अन्य पालकी, इसकी विशेषता आपको यहाँ बताई गई है, और ये सामने की तरफ आपको पालकी जो है वो दिखाई दे रही है। ये एक पालकी बनी हुई है, और इस पालकी के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुर्सी भी लगी हुई, इस प्रकार की भी पालकियाँ बनी हुई थी। इस पालकी की विशेषता जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी पूरी विशेषताएं आपको यहाँ बताई गई। ये एक पालकी आप सामने देख पा रहे होंगे, और इसे रजत खासा के नाम से जाना जाता था, यानी ये चांदी की शाही सवारी लकड़ी के ढांचे पर उभार कर बनाया गया है। जो इसका बाहर का फ्रेम आप देख रहे हैं, ये कहते हैं कि चांदी का बनाया गया है, इसलिए इसे रजत खासा पालकी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि अभी आगे एक आप बंद पालकी देख पा रहे होंगे, कैमरामैन उधर करें। इसकी क्या विशेषता है, अभी आपने ये पालकी देखी, तो ये जो पालकी है नक्काशीदार लकड़ी की पालकी है, जिसमें खिसकने वाले दरवाजे, यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दरवाजे जो है एक तरफ खिसकते भी है, इस प्रकार की पालकी है। ये एक अन्य पालकी, बहुत ही सुंदर पालकी यहाँ बनी हुई है, लकड़ी पर सुंदर खुदे हुए शिकार के दृश्य इधर दिखाइए जो आप इसमें देख पा रहे हैं। इसमें देखो लकड़ी पर सुंदर खुदे हुए शिकार के दृश्य, ललित रंगों से सुसज्जित मखमली खोलदार कुर्सी नुमा बैठक, ये जो पालकी आप देख रहे हैं इसकी विशेषता बताइए। वो कंधे पर रखी। हाँ, ये मोटा भैया का सवाल है अपना। हाँ। सर ये जो इन पालकियों पे जो ये जो लटका हुआ है वो तकिया नामा ये किस काम में आता है, ये सर बताएंगे हमको। हाँ, ये छात्र जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है, ये अभी आपने देखा कि ये तकिया नुमा क्या है, तो जब जो पालकी उठाने वाले थे जिनको मेहर कहा जाता था, वो पालकी को एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह ले जाते थे, तो वो कंधे पर रखने के लिए इसका प्रयोग करते थे। ये एक अन्य पालकी है जिसमें आप देख रहे हैं सुंदर मोर की तरह चित्र बने हुए हैं। इस पालकी की विशेषता, तो इसे तामझाम पालकी के नाम से जाना जाता है। और सुंदर शाही पालकी यूरोपीय प्रभाव युक्त लकड़ी पर लोहे की चद्दर, आकर्षक रंगों से सुसज्जित हुए मखमली खोलदार कुर्सी नुमा जो बैठक है, इसे तामझाम पालकी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक पालकी का अन्य प्रकार है। और जो मुख्य महल बने हुए हैं उसमें आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, आपको एक तोरण दिखाई दे रहा है, और इस तोरण के अंदर कौन कौन से चित्र होते हैं आप सभी देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार। और उसकी विशेषताएं क्या है, तो कैमरामैन से आग्रह है कि पास में करके दिखाए। अभी जिस महल में अभी आपने तोरण देखा, ये जो है
इसे दौलत खाना महल के नाम से जाना जाता है। और इस दौलत खाना महल को कैमरामैन से आग्रह है कि पूरा इसे घुमाकर दिखाए, जिसमें एक पालकी भी नज़र आपको आ रही होगी। और उसके साथ में इस दौलत खाने की क्या क्या विशेषताएं हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि लिखा हुआ है दौलत खाने के बारे में। और यहाँ पर एक आपको तोप दिखाई दे रही है। इस तोप को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि ये कौन सी है, कब लगाई गई। जैसे आप इस स्मृति स्थल से पढ़ पा रहे होंगे, लंबी पतली तोप जिसकी नाल मछली मुख मिश्रित अजगर के समान है, यानी इस प्रकार से इसको दिखाया गया है। ये एक तोप है जो कब लाई गई, तो गजनी खान की ये तोप महाराज कुमार गज सिंह की जालोर विजय के उपलक्ष्य में 1607 ईस्वी में महाराजा सूर सिंह के राजकाल में प्राप्त हुई और तब के बाद में यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। अब हम इस किले के अंदर जो तलवार सुरक्षित है उनके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये तलवार जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इसकी क्या विशेषता है। तो ये तलवार महाराजा अजीत सिंह, जिनका कार्यकाल 1707 से 1724 ईस्वी की चौड़ी दूधारी तलवार, फौलादी फल और मूठ उत्कीर्ण लेख श्री माता श्री सहाय श्री अजित, यानी इसके ऊपर जो आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ, ये मूठ वाला स्थान यहाँ पर ऐसा उत्कीर्ण किया हुआ है, बिल्कुल पास में करके आपने देख पा रहे होंगे। ये तलवार है तो अजीत सिंह की है ये। और इसमें देखिए अर्थ है माता भवानी सदैव महाराजा अजीत सिंह के साथ में रहे, 18वीं शताब्दी की है। और ये अजीत सिंह की तलवार यहाँ पर सुरक्षित है। एक यहाँ अन्य तलवार जो आप देख पा रहे होंगे, इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए ये जबरदार फौलादी फल, फौलादी मूठ, लाल मखमली म्यान, ये इसके साथ में मखमली म्याल आपने देखी, उत्कीर्ण लेख है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। और ये ऐसी तलवारें जो है यहाँ सुरक्षित है। और इनकी क्या विशेषताएं, तो आप जैसा कि इस लेख में देख पा रहे हैं, महाराजा अभय सिंह की तलवार है ये, जैसा कि आप चित्र में इधर देख पा रहे हैं। ये वाली अभी आपने जो देखी, ये महाराजा किसकी, अभय सिंह की तलवार है जो यहाँ सुरक्षित है। इसके बाद में अन्य तलवार देखिए, तो ये जो अभी तलवार आप देख पा रहे हैं, मुग़ल बादशाह अकबर ने इन सुंदर वक्राकार जरदार फौलादी फल, फौलादी मूठ पर उत्कीर्ण कोप्तागिरी उत्कीर्ण लेख, यानी कोप्तगिरी का जो लेख है वो इस पर उत्कीर्ण किया गया है, जैसा कि आप इस तलवारों पर देख भी पा रहे हैं। ये होती है कोप्तगिरी। इसके बाद में इधर वाली जो ये आप तलवार आप जो देख पा रहे हैं, इस तलवार की विशेषताएं देखिए, आपको बताते हैं इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए तोतामुखी वक्राकार जबरदार फौलादी फल और फौलादी तोतामुखी मूठ पर फूलों की जड़ाई उत्कीर्ण लेख है। इस कारण इसे तोतामुखी तलवार के नाम से भी जाना जाता है। अन्य विशेषताएं आप जो है इसमें पढ़कर इसके बारे में पूरा अध्ययन कर सकते हैं। अन्य तलवारों के बारे में देखिए, तो ये जो आपको अभी आप ये तलवार देख पा रहे हैं, इनकी विशेषता हम आपको बताते हैं। ये अभी आपने जो तलवार देखी, इस पर देखिएगा बहुत ही सुंदर चित्रकारी, जैसा कि आप इस तलवार में देख पा रहे हैं, गौर से देखिए। सुंदर शेरमुखी मूठ उत्कीर्ण मीनाकारी, मीनाकारी हम पढ़ते हैं ना, प्रतापगढ़ की थेवा कला की प्रसिद्ध है। ये देखो, ये इस पर जो आप तलवार देख पा रहे हैं, इस पर जो हरा कांच है और उस पर जो चित्रकारी की गई है, इसे ही थेवा कला के नाम से जाना जाता है। और ये इस लेख जो है इस तलवार के ऊपर उत्कीर्ण किया गया है। इधर लाइए। इसके अलावा देखिए फौलादी फल पर शिकार के दृश्य प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये इसके ऊपर क्या है, शिकार से संबंधित जो है परिदृश्य दिखाए गए हैं। बिल्कुल आप इस तलवार पर जैसे गौर से देखिए। ये फौलादी जो है एक मूठ यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर एक कटार है और ये ढाल है, किस काम आती थी यहाँ बताया भी गया है। ये टोप जो सिर पर धारण किया जाता था। इसके अलावा अंकुश और ये बंदूक तोड़दार जो पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की एक बंदूक यहाँ दिखाई गई। यहाँ पर राजा के काम आने वाले कुछ बर्तन जो है उनके बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक चुस्की आपको दिखाई दे रही होगी,
साथ में लेख भी आपको मैं दिखाई दे रहा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ चिलम हुए, हुक्का स्पाउट जो है उनका वो बना हुआ है। इसके अलावा पानदान है, कलश है, चोपड़ा, साथ में लेख भी आप, ये कलमदान क्या होता था, इसके अलावा पानदान, ये सारी जगह हमने देखी और इनका लेख भी आप जो है इनको पढ़ सकते हैं। सामने की तरफ आप इसमें एक देख भी पा रहे होंगे कि पालकी जो है बीच में सुरक्षित रखी गई है। देख पा रहे होंगे कि एक शाही चोगा जो आपको दिखाया गया है, इस प्रकार से जो राजा महाराजाओं द्वारा पहना जाता था उसे चोगा कहा जाता था। और इस पर जो आपको ये कलाकारी दिखाई दे रही है, इस कलाकारी को क्या कहा जाता है? जरदोजी कहा जाता है, यानी जो सूती कपड़े पर होता था उसे जरदोजी कलाकारी कहा जाता है। तो ये चोगा था। यहाँ कुछ कला का प्रदर्शन किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये जो है बिदर की कारीगरी है, तो आप इन चित्रों के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। राय का बाग जो रेलवे स्टेशन है उसका चित्र भी यहाँ बनाया गया है कि किस प्रकार का है। यहाँ पर इस किले का जो लॉक है वो सुरक्षित रखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लोहे का ताला और साथ में उसकी चाबी, ताला और चाबी यहाँ पर दिखाए गए हैं भी। ये विभिन्न प्रकार के जब हम सिक्के पढ़ते हैं तो उन सिक्कों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे। इसके अलावा इनकी विशेषता क्या है, तो ये सभी मारवाड़ के सिक्के कौन कौन से थे और ये कहाँ कहाँ के सिक्के हैं। आप इनको रोक कर आराम से पढ़ कर देख सकते हैं कि यह सिक्के जो हैं वो कहाँ कहाँ के हैं, किस राजा महाराजा के द्वारा इनको बनाया गया, वो सभी यहाँ पर सुरक्षित किए गए हैं। ये जैसा कि आप सामने की तरफ दिखाई दे रही है आपको, ये गणगौर देवी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर बनाई गई। इस प्रकार से गणगौर को जो है सजाया जाता था। ये मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। अभी आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ बंदूक दिखाई दे रही है, और बंदूकों को जो है तोड़दार बंदूक कहा जाता था। अन्य विशेषताएं आप इसमें जैसा कि पढ़ पा रहे हैं, ये लंबे वाली जो बंदूकें होती थी इन्हें तोड़दार बंदूकों के नाम से जाना जाता है। ये सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक जो है तोप सुरक्षित है और इसका नाम है कड़क बिजली, और इसका लेख आपने पढ़ लिया होगा। इस लेख से आप देखिएगा, ये महाराजा अजीत सिंह ने कड़क बिजली तोप जो है वो घाणेराव से यहाँ पर लेकर आए थे। वहाँ ये जो तोप है वो सुरक्षित है। एक तरफ आप एक पालकी देख रहे हैं और इसका लेख भी आपको सामने से दिखाई दे रहा होगा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि दौलत खाने किले के अंदर बीच में सुरक्षित की गई है। ये आप पूरा जो दृश्य देख रहे हैं दौलत खाना महल या जो मुख्य स्थल है उसका दिखाई आपको दे रहा है। अभी आप जो हम चित्रकला पढ़ते हैं तो उस मारवाड़ चित्र शैली के बारे में यहाँ बताया गया है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसा कि आप इस लेख में पढ़ पा रहे होंगे। अब पूरी चित्रकला के बारे में आपको सारी बातें बताते हैं मारवाड़ वाली की। जैसा कि आप यहाँ चित्रकार, ये एक बहुत ही शानदार चित्र यहाँ बना हुआ है और उस चित्रकला की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके चित्र कौन कौन से हैं, चित्रकार कौन कौन से हैं, इनको आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल पास से। अब इन लघु चित्रों का निर्माण कैसे किया गया था, तो ये आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से इनका जो है निर्माण भी किया जाता था। इसकी पूरी बातें यहाँ बताई गई है। अब जो चित्रकार जब ये चित्र बनाते थे तो उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे वो सभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। कैमरामैन से आग्रह कि वो बिल्कुल पास में करके दिखाएं, यानी इसमें जो प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं वो आप देख पा रहे होंगे। इन सभी का प्रयोग चित्र बनाते समय किया जाता था।
अब यहाँ आप कुछ चित्र देख पा रहे होंगे मारवाड़ चित्र शैली की जो मुख्य चित्र हैं, जिसमें उमड़ते हुए बादल का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। सोने के काम की बहुलता वाला एक चित्र आपको जो है यहाँ दिखाई दे रहा है और गुलाबी चंटाने इस प्रकार से बनाई गई है। अन्य चित्र आप देखिएगा किस प्रकार से बहुत ही शानदार एक चित्र आप देख पा रहे होंगे। और ये मारवाड़ चित्रकला की कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई गई है, जैसे घने पेड़ एवं पक्षी का चित्र यहाँ दिखाया गया है। आधी मुंदी हुई आंखें और भारी पलकों से संबंधित बातें यहाँ पर इस चित्र में दिखाई गई है। यहाँ पानी की लहरें और चांदी के रंग के रूप में दर्शाना, ये आप चित्र आप देख पा रहे होंगे। तो ये इस मारवाड़ चित्र शैली के एक प्रमुख चित्र थे जिनके बारे में अभी हमने देखा। के शासकों के बारे में हम पढ़ते हैं कि मारवाड़ के जो शासक थे वो सूर्यवंशी थे। तो यहाँ पर इनका एक लेख भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सूर्यवंशी। मारवाड़ के शासक सूर्यवंशी राजपूत थे और उनकी पूरी वंशावली के बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से बताया गया तथा इनके बाद में हम देखते हैं कि ये प्रमुख राजवंश यानी इनके राजा कौन कौन से थे, उनका कार्यकाल कौन सा था, किस प्रकार के थे। तो आप इस चित्र में ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे कि यहाँ सभी जो इनके शासक हैं उनको दिखाया गया है और उनकी मूर्तियाँ आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। प्रयास करते हैं हम इनको दिखाने का। यहाँ पर मारवाड़ के जो प्रमुख शासक थे उनको चित्र जो हैं वो आपको दर्शाए हुए मिलेंगे। अब आप सामने एक चित्र देख पा रहे होंगे और इसकी विशेषता, इसमें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा मारवाड़ के जो चित्रकार थे उनके बारे में आपको यहाँ से अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी कि कौन सा चित्रकार था और वो कौन से राजा के समय था। जैसा कि आप एक आगे ये चित्र देख पा रहे होंगे, ये कनौज का नगर है और इसका चित्र जो है वो शिवदास ने जोधपुर में 1850 में बनाया था, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये आदर्श राजा क्या होता था उसकी यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है जो आप देख पा रहे होंगे। फिर एक अन्य चित्र, ये जो आप सामने चित्र देख रहे हैं, ये महाराजा विजय सिंह भगवान श्री कृष्ण की जो है आराधना करते हुए इसमें दिखाए गए हैं और इसका जो चित्रकार है वो उदयराम है और ये जो चित्र है जोधपुर में 1770 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट चित्र आप देखिए, ये जो चित्र आप बिल्कुल सामने की तरफ देख पा रहे हैं महाराजा अजीत सिंह का चित्र है और इसका चित्रकार हमें नहीं मिलता, लेकिन ये बना हुआ है 1730 ईस्वी। फिर एक अन्य चित्र आप देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है नृत्य व संगीत कला संरक्षण महाराजा मान सिंह का है और इसके चित्रकार जो है वो जाले हैं। अब जितने भी प्रमुख चित्रकार थे उनके बारे में आपको जानकारी मिल रही है, वो चित्र कौन से थे और उनको बनाने वाला कौन था वो भी जानकारी आपको मिल रही है। भाईपा क्या था इसको हम पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। राठौड़ शासकों के राज्य का जिस प्रकार विस्तार होता गया उसी प्रकार राज्य की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को परगनों एवं ठिकानों में विभक्त किया गया। इनकी व्यवस्थाएं उत्तरदायित्व के लिए उन्होंने अपने पुत्रों, भाइयों एवं निकट परिवारों के सदस्यों को स्थापित किया, जिसे भाईपा या भाईबंद के नाम से संबोधित किया जाता। यानी जो सगे संबंधी थे उनके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। फिर एक अन्य चित्र जो आप सामने देख रहे हैं महाराजा मान सिंह के राजमहलों के अधिकारियों से मिलते हुए इस प्रकार का ये चित्र है और इसका चित्रकार कौन है? शिवदास। जोधपुर 1805 से 1843 के समय ये चित्र जो है बनाया गया था। अन्य एक चित्र आप देख रहे हैं महाराजा विजय सिंह है इसमें और अपने पुत्र फतेह सिंह को माला देते हुए इस प्रकार का एक चित्र है और इसके जो चित्रकार हैं वो किरजा भाटी है। ये अन्य विभिन्न राजाओं के चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये कौन कौन से हैं तो आपको जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये सभी राजा हैं जो इनके चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। और राजस्थानी चित्रकला का एक बहुत ही शानदार दृश्य जो आप सामने देख रहे हैं, इस प्रकार के चित्र जो है उसमें बनाए जाते थे। अब अरहट क्या होता था तो इस अरहट के बारे में आपको बताया गया है जो कि यहाँ दिखाया गया है इस पूरे चित्र के अंदर, जैसा कि आप चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, अन्य जो चित्र थे उनके बारे में भी पढ़ते हैं। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्रकार ने सरयू नदी के जल को चांदी के रूप जो है रंग में दर्शाया है। इस प्रकार का एक चित्र यहाँ शानदार बना हुआ है। अन्य पेंटिंग्स आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है।
अभी अन्य चित्रकार हैं और उनके चित्र जो बनाए हुए हैं आप उनको देखिएगा, उनके चित्र, और साथ में बताया जा रहा है आपको कि ये चित्र किसने बनाया, जिसमें विभिन्न चित्रकारों के नाम भी दिए गए हैं। तो नेक्स्ट ये जो चित्र हैं आप उनको देखते रहिए। अब हम पढ़ते हैं उसमें, जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जनाना महल। तो ये जनाना महल क्या होता था इसके बारे में बताया गया है। राजपूत राजमहल जहाँ रानियाँ या राजपूत जो माताएं थी वो जहाँ निवास करती थी उसे जनाना महल के नाम से जाना जाता था। और जिस महल में अभी आप देख रहे हैं ये चित्रकला से संबंधित चित्र, ये जो जनाना महल है उसके अंदर दिखाए गए हैं। अन्य चित्र आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे चित्र आपको इस पर दिखाई दे रहे होंगे और उनके चित्रकार साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़कर साथ में आप नोट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हुए थे, जो कि कई बार एग्ज़ाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। इनकी शानदार पेंटिंग यहाँ पर दर्शाई गई है। अन्य यहाँ बड़े चित्र जो हैं आप इनको देख पा रहे होंगे। ये चित्र यहाँ पर बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं, और इनकी विशेषता आपके यहाँ पढ़ पा रहे होंगे आप। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें विभिन्न महलों के बारे में पढ़ते हैं, और अभी आगे हम इन पूर्व महलों को देखेंगे भी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये ऊपर वाला शीश महल का नज़ारा इस प्रकार से दिखाई देता है। ये फूल महल है और ये तख्त विलास महल है, जिनको आगे जो है हम विस्तृत रूप से इनके बारे में भी देखते हैं। तो आप देखते रहिएगा लगातार। ये गुरु जी ऊपर जाते हुए, ये बहुत ही शानदार सीन है। ये सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चित्र में, ये अंगरखे का, यानी जो अंगरखा पहना जाता था राजा महाराजाओं द्वारा, वो है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं तो आपको ये सामने बताई जा रही है। मारवाड़ के शासकों का पसंदीदा खास विशेष पोशाक जो 18वीं शताब्दी में अंगरखा रही थी, उसका ये जो चित्र है वो हमने देखा। अंगरखे के बाद में आपको अन्य पोशाकें दिखाते हैं जो यहाँ पर लगी हुई है। जैसे ये सामने जो आप दिखाई दे रही है, ये अचकन के रूप में वस्त्र आपको यहाँ विभिन्न प्रकार के जो पहने जाते थे वो आपको दिखाए गए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शीश महल के अंदर, और शीश महल का नज़ारा आपको दिखाते हैं। कैमरामैन से आग्रह है कि पास में करके पूरा दिखाए। ये जो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर शीशे की कारीगरी से बना हुआ महल है। इस कारण ही इसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ से आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार शीशे की इसमें जड़ाई की गई है। चारों तरफ शीशा ही शीशा है, इस कारण इसका नाम क्या हो गया, शीश महल हो गया था। अभी जो आपने शीश महल देखा, इसकी पूरी जानकारी जो है वो आपको यहाँ दी गई है, तो आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। अब हम फूल महल के अंदर एंट्री कर चुके हैं, जो आप पीछे पूरी तरह से देख पा रहे होंगे। ये फूल महल का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा, और इस फूल महल की सारी विशेषताएं आपको यहाँ दी गई है, जिसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं। और आप इसको पूरी बातें पढ़कर जो है इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा। कैमरामैन से आग्रह है एक बार इसको पुनः दिखाए आपसे। ऊपर इसकी छत की तरफ आप देखिएगा, बहुत ही शानदार नज़ारा है इसका। ये इसकी छत है, ये फूल महल था। किले की हम ऊपरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, और वहां से आपको जोधपुर का पूरा नज़ारा देख पा रहे होंगे आप। जोधपुर सिटी, जिसमें कैमरामैन से आग्रह है कि वो उधर आपको घुमाकर दिखाए। ये कुछ तोपें आपको दिखाई दे रही होगी, उधर पूरी सिटी का नज़ारा जो कि नीले रंग में दिखाई दे रहा है। इस कारण ही इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है।
हम अभी किले की दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ से आपको मेहरानगढ़ किले का दृश्य दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा जो है देखिएगा ये, और उसमें आप पीछे की तरफ एक इमारत देख पा रहे होंगे, ये उम्मेद पैलेस है। और ये पूरा नज़ारा जो है ऊपर से आप देख पा रहे होंगे मेहरानगढ़ किले का, और मेहरानगढ़ किले से पूरी जो सिटी है उसका नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम शस्त्र खाने के अंदर एंट्री कर रहे हैं और उनके प्रमुख हथियार कौन कौन से थे उनके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। अभी हम शस्त्र खाने में प्रवेश कर चुके हैं और उसमें तलवार बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको यहाँ दी गई है। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और ये सारी बातें यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताई गई है। अब आपको विभिन्न जो उनके द्वारा काम लिए जाने वाले हथियार थे उनके बारे में दिखाते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, अभी सामने आप ये इनके हथियार देख पा रहे हैं और ये कौन कौन से हैं तो आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं सभी की बातें यहाँ पर बताई गई है। राजा महाराजाओं, ये राजा महाराजाओं के द्वारा प्रयोग में ली गई बंदूकें जो विभिन्न प्रकार की थी उनके बारे में यहाँ दिखाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अन्य ये उनके द्वारा काम में लिए गए चाकू, तलवार, छोटे छोटे जो सारे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं हम, जिसमें विभिन्न तलवारों को दर्शाया गया है। साथ में आप देख पा रहे होंगे जो तलवार से बचने के लिए ढाल होती थी वो ढाल भी यहाँ पर दिखाई गई है। इसके अलावा राजाओं के द्वारा जब युद्ध में जाते समय विभिन्न युद्ध से बचने के लिए जो पहने जाते थे वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे ऊपर ढाल है, इधर ये टोप आपको दिखाई दे रहा होगा। अन्य तलवारें जो आप यहाँ देख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार की तलवारें हैं। कौन कौन सी है तो इनकी विशेषताएं और तलवार किस रूप में होती है, इस पूरी तलवार की विशेषता आप जो है यहाँ से पढ़कर इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर तलवार के साथ में राजा महाराजा का एक बहुत ही शानदार चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी आपने पूरी देखा यहाँ से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमने यहाँ का शस्त्र खाने के अंदर तलवार और अन्य उनकी बंदूकें जो वो युद्ध के समय काम में लेते थे वो यहाँ पर दर्शाई गई है। इसके बाद में आप जब आगे चलते हैं तो इस प्रकार से एक बहुत ही शानदार महल बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार नक्काशी इसके अंदर की गई है। अभी ये जो एक बहुत ही शानदार महल आप देख रहे हैं ये राजा महाराजाओं का शयन कक्ष है जो कि आप देख पा रहे हैं, और उसमें बहुत ही शानदार पेंटिंग भी की हुई है। अभी हम किले के ऊपरी मंजिल पर है और वहाँ से आपको नीचे की तरफ का दृश्य दिखाते हैं कि आप जो किले में एंट्री करते हो और वहाँ से ऊपर तक पहुँचते हो, और यहाँ से आप पीछे की तरफ देख भी पा रहे होंगे ये है ब्लू सिटी यानी नीला शहर। ये इनके मकान जो पूरे नीले दिखाई देते हैं इस कारण ही से ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे आप देखिएगा ध्यानपूर्वक दिखाई दे रहा है। और वो नीचे की तरफ आपको जहाँ से हमने प्रथम गेट से एंट्री की वहाँ से लेकर और ऊपर तक का पूरा दृश्य भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंजिल से हम दूसरा दृश्य दिखाते हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहले गेट से जहाँ से हमने प्रवेश किया था पार्किंग से लेकर और फिर हम मेन गेट से वहाँ से एंट्री की थी और अंतिम छोर तक अभी जहाँ हम हैं वहाँ तक का पूरा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये ऊपर से किले का बहुत ही शानदार दृश्य, मनमोहक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम सरदार विलास जो महल है उसके अंदर पहुंच चुके हैं और कैमरामैन से आग्रह कि वो सरदार विलास जो महल है उसका दृश्य आपको दिखाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सरदार सिंह के द्वारा निर्मित है और सरदार विलास महल है। ये सामने की तरफ आप एक चित्र देख पा रहे होंगे जो वीर दुर्गादास राठौड़ जी थे उनका चित्र है। कैमरामैन से आग्रह है
कि इसके पास में करके भी आपको दिखाए, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इनके साथ में ही यहाँ पर 2 तलवारें प्रदर्शित की गई है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इन तलवारों की विशेषता भी कि किसकी है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। ये तलवारें हैं जो दुर्गादास जी के पास में ही प्रदर्शित की गई है। अभी हम झांकी महल में पहुँच चुके हैं, सामने आप देख पा रहे होंगे। और इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो झांकी महल की विशेषताएं जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। यानी जो नीचे सभागार में कार्यक्रम होते थे उनको देखने के लिए झांकी महल ये बनाया गया है। अभी हम पहुंच चुके हैं मोती महल के अंदर। और मोती महल जिसकी विशेषताएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, पूरी बातें यहाँ बताई गई है। इसके अलावा मैं पूरा दृश्य जो है आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से बहुत ही शानदार महल जो है बना हुआ है। और ये पूरा जो महल था इसे मोती महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें ऊपर देखिए बहुत ही शानदार कढ़ाई की गई है। इस कारण ही इसे मोती महल के नाम से जाना जाता है। ये पूरा मोती महल का दृश्य आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे। ये जैसा कि आप द्वार देख रहे हैं, इस द्वार से हम जो है इस दरवाजे से नीचे की तरफ उतर चुके हैं और ये अंतिम दरवाज़ा है। और इसके बाद में देखिए यहाँ से हमने एंट्री की थी, ये मुख्य प्रवेश द्वार, और वहीं पर हम वापस पहुँच चुके हैं। ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार था। यहाँ से हमने देखिएगा ये पीछे की तरफ ये जो द्वार है ये माता जी के द्वार की तरफ जाता है। यह मंदिर है चामुंडा माता का, उधर हम अभी चलते हैं। अभी किले के हम अंतिम पॉइंट जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अंतिम पॉइंट पर आप देख पा रहे होंगे पीछे की तरफ, वहाँ से लेकर लगातार यहाँ तक तोपें ही तोपें दिखाई दे रही है। इन तोपों को अंतिम समय पर यहाँ पर सजाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये देखिएगा बहुत सारी तोपें हैं जिनको यहाँ पर लगाया गया है। बड़ी बड़ी तोपें हैं यहाँ पर। की तरफ आप देख पा रहे हैं ये ब्लू सिटी, नीला शहर का पूरा नज़ारा। और इसमें अधिकतर मकान जो है वो नीले रंग के दिखाई देते हैं, इस कारण ही इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी तोपें जो हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं लगातार, वो आपको दिखाई दे रही होगी। इधर आप देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी तोपें लगी हुई है। और सामने की तरफ आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है। ये चामुंडा माता का मंदिर है। अभी हम उधर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो ये चारों तरफ जो है इस किले के ऊपर
बहुत सारी तोपें जो है वो लगाई गई है। ये आप बड़ी तोप दिखाई दे रही है आपको, और यहाँ से ये रास्ता है जो चामुंडा माता के मंदिर की तरफ जाता है। और इसी के अंदर हम जब किताबों में पढ़ते हैं कि 16 सितंबर 2008 को यहाँ पर एक बार माता के मंदिर में भक्तजन जा रहे थे और तब वहाँ पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 216 व्यक्ति मारे गए थे। ये वही पतला संकड़ा मार्ग है जहाँ से हम माता के मंदिर में पहुँचते हैं। पीछे की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा चामुंडा माता का मंदिर। और इधर अभी हमने सभी जो तोपें थी उनको देखा। एक बार फिर से मैं दूर तक आपको सभी तोपें दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये बहुत सारी तोपें जो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, और ये भी सभी साथी हैं जो यहाँ देखने आए हैं। इस किले का इधर से इस प्रकार का दृश्य हमें जो है वो दिखाई देता है। और इधर पानी सुरक्षित रखने के लिए बना हुआ ये एक तालाब है जहाँ पर पानी सुरक्षित इस किले के लिए रखा जाता था। और सामने की तरफ वो हमें माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, क्योंकि कहते हैं जब राजा मानसिंह राजा बने तो उन पर नाथ संप्रदाय के एक साधु थे जिनका नाम था आयस देवनाथ। उन्होंने उनके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। इस कारण ही उन्होंने नाथ संप्रदाय से संबंधित ये जो प्रधान पीठ का मंदिर है, महामंदिर, उसका निर्माण उनके द्वारा करवाया गया। इसके अलावा आप दूसरी दीवार भी वहाँ से देख पा रहे होंगे। वहाँ से जब अब भी यहाँ के वर्तमान में जो राजा है वो जब इस नवरात्रों में चामुंडा माता के दर्शन के लिए आते हैं तो उसी से आते हैं। और मंदिर के पास में आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे एक लिफ्ट लगी हुई है, वहीं से आकर वो चामुंडा माता के दर्शन करते हैं। हमने पूरा किला देखा और वापस ये राव जोधा जी का फलसा, और यहाँ से हम वापस गेट से निकलते हुए थोड़ा सा पास में है। तो अभी हमने जो है मेहरानगढ़ का किला इन साथियों के साथ में घूमा, और अभी हम जो है इनसे जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि इनको मेहरानगढ़ किला देखकर कैसा लगा। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपको मेहरानगढ़ किला जो है वो घूमकर कैसा लगा। मेहरानगढ़ किला घूम के बहुत अच्छा लगा। जो हमने किताबों में इतिहास में पढ़ा उनको हमने देखा कि ऐसा होता है, पहले ऐसा था, ऐसा राजाओं के बंदूक ऐसा यहाँ पे था, जो हमारी संस्कृति ऐसी थी ऐसा। साथ में मैंने गुरुजी जो इतिहास के सर हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमें इस किले के बारे में बताया। इसके अलावा आपने यहाँ पढ़ते हो कि यहाँ इसके मानसिंह प्रकाश पुस्तकालय जो बना हुआ है मानसिंह ने बनाया था, वहाँ के संचालक हैं महेंद्र जी। उनसे भी हम बाई फेस मिले और उनसे हम कुछ ऐसे तथ्य कि हम पढ़ते हैं कि इस किले का जब निर्माण करवाया गया तो इस किले में राजा राम जी के साथ साथ में एक व्यक्ति और था, उसकी बलि दी गई, ब्राह्मण देवता की बलि दी गई, ऐसे कुछ संशय हैं हमारे। उनके बारे में भी हमसे उन्होंने जानकारी हमें ली। तब उन्होंने बताया कि ये जो है मुख्य रूप से प्रचलित दंत कथाएँ हैं, इतिहास के बारे में हमें जो है ऐसी जानकारी नहीं मिली। और अगर आप भी विद्यार्थी इतिहास के जानने के इच्छुक हैं तो वो कहते हैं या मान प्रकाश जो पुस्तकालय है उसमें आप कभी भी आएँ और आप उनसे जो है मिल सकते हैं, वो आपको अन्य भी जानकारी देंगे। इसके अलावा मैं अन्य साथियों से भी पूछना चाहता हूं कि आपको इस किले के बारे में जानकर कैसा लगा, तो वो बताएंगे और साथ में उन्होंने क्या जो है उनको चीज़ महत्वपूर्ण लगी। तो मैं पूछता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि किले में क्या क्या नहीं है, क्या क्या सब बारीकी से हर चीज़ को विस्तार से बता रखा है। हमें भी ऐसे मतलब देख के ऐसा महसूस हुआ कि पुरानी वस्तुओं का आज भी अमूल्य धरोहर है। धन्यवाद। इन्होंने जैसा कि कहा कि अमूल्य धरोहर है हमारी संस्कृति और उसको बचा कर रखना हमारा उद्देश्य है। अभी हमने जो किला देखा तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो है इसमें सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी, जो आप हमें बताएं। अच्छी तो यही लगी कि जो इतिहास किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। उसमें क्या है, आधा अधूरा है। अगर आपको सही नॉलेज लेना है तो किले में आओ और घूमो, और फिर यहाँ पे अच्छी गाइड देने वाले भी हैं, उनसे गाइड लो और तब पता चलेगा कि अपना इतिहास कैसा है। कि इन्होंने इतिहास के बारे में हमें बताया कि
जो इतिहास है यानी उसको कल्पित घटनाओं के बारे में लिखा गया है, वो प्रमाणिक इतिहास अगर हमें जानना हो तो हमें कोई भी किला या कोई दर्शनीय स्थल हो उसमें जाना चाहिए, और जाकर उसको अगर हम पढ़ते हैं या उसको देखते हैं तो हमें पूर्ण रूप से प्रमाणिक जानकारी मिलते हैं। तो इन सभी साथियों के साथ में आज हमने जो है मेहरानगढ़ किले का भ्रमण किया और आपने भी इसका पूरा आनंद लिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा तो आप जो है इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। तो आपने हमारा वीडियो देखा और लोगों के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।